स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जीके का 9वां भाग लेके आ रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये आपकी किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे 50 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना है 2 से 3 सेकंड में। और इसके लिए आपको 4 विकल्प भी दिख रहा है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक और गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है। सही उत्तर है विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम का बंदरगाह है ये सबसे गहरा है और प्राकृतिक भी है। देखिए कई बार होता क्या है कि हम अपनी सुविधा के अनुसार बंदरगाह को बनाते हैं, लेकिन कुछ बंदरगाह ऐसे हैं जो कि बहुत समय से यूज हो रहे हैं और प्रकृति के तहत है, मतलब कि नेचुरली वहां पे वैसा था पहले, हमने केवल उसे विकसित कर दिया। तो इनमें से सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम का। दूसरा क्वेश्चन है, ये किसके शासनकाल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम 2 से 3 सेकंड रुक जाएंगे ताकि आप अपना उत्तर कमेंट करके बता पाएं। और इसको अगर आप टेस्ट के रूप में लेंगे तभी आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और वीडियो के खत्म होने के बाद आप बता पाएंगे कि आपने इतने क्वेश्चनों में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो देखिए सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे हिंद यूनानियों के द्वारा। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए, मतलब चलन में लाए। अगला है कि क्रिश्चियन सबसे अधिक किस राज्य में है इनमें से, क्योंकि आप देखेंगे कि जो चारों स्टेट है, चारों भारत का स्टेट है। भारत में तो वैसे देखा जाए तो क्रिश्चियन की संख्या बेहद कम है। सबसे ज्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर वहाँ पे सिख हैं, तब जाके ईसाई क्रिश्चियन का नंबर आता है। लेकिन अगर इन स्टेटों की बात करें तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है गोवा में। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की घोषणा कब की गई। मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और ये की गई थी इलाहाबाद में 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। देखिए कुतुब मीनार को बनवाने का श्रेय वैसे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक रूल किया। आप कहेंगे केवल 4 साल इसलिए क्योंकि 1210 में इसकी डेथ हो गई घोड़े से गिर करके चौगान खेलते समय। तो इसने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू कर दिया था, लेकिन पूरा नहीं करा पाया क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई। तो इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने शुरू करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने पूरा करा, तो इल्तुतमिश ने। अच्छा, ये किसके नाम पे बनाया गया था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक अपने नाम पे नहीं बनवा रहा था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार को बनवाया जा रहा था। आगे बढ़े, लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, इंडिया में कहाँ पर स्थित है, किस शहर में। अगला है कि 4 मीनार को किसने बनवाया। आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके देना है। इनका नाम था ओली कुतुब शाही के द्वारा 4 मीनार को बनाया गया। अगला है कि सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है। यहाँ पे जो सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है ये हॉर्स पावर पे मिल रहा है। हॉर्स पावर पे मतलब एचपी में। तो एक सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी होती है, ये होती है लगभग 0.05 से लेकर 1 अश्वशक्ति तक। 1 अश्वशक्ति मतलब कि हॉर्स पावर तक। अगला क्वेश्चन है कि रक्तलप्तता यानी कि जिसको हम खून की कमी कहते हैं, यह एक दशा है, यह किससे संबंधित है, यह आप बताइए। देखिए जब शरीर में निम्न हीमोग्लोबिन हो जाए तो उस समय खून की कमी हो जाती है, यानी कि रक्तलप्तता यानी कि खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। अगला है कि पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में लगभग कितना है। पलायन वेग का क्या मतलब है कि जैसे कि आप देखेंगे कि हम लोग इस पृथ्वी पे हैं, ठीक है, यहाँ से हम कोई भी सामान फेंकते हैं ऊपर तो ये थोड़ी दूर जाता है फिर नीचे आ जाता है। तो वो कौन सी स्पीड होगी जिससे हम फेंके कोई भी सामान तो फिर वापस लौट के ना आए, तो ये होगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि अगर आप
1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक सकते हैं, तो वो उसका मतलब धरती का पलायन वेग होगा और इतना स्पीड से फेंकी गई वस्तु धरती पे पुनः लौट के नहीं आएगी। अगला है 10वां क्वेश्चन कि ध्वनि के शोरगुल का मापन किसने होता है। तो इसको हम करते हैं डेसिबल में। डेसिबल में मतलब कि डीबी होता है, हालांकि डीबी से आप डाप्सन में कंफ्यूज ना हो। डाप्सन को हम मापते हैं ओजोन परत की मोटाई को हम डाप्सन में मापते हैं, लेकिन डेसिबल एक अलग चीज है। डेसिबल में हम ध्वनि का शोरगुल मापते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति सोया हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारे कितने बोलने से वो जग जाए, तो हमको लगभग 50 डीबी की ध्वनि उत्पन्न करनी होगी। अगर वो व्यक्ति कितना भी नींद में है और जग जाएगा 50 से 60 डेसिबल पर, अगर ये ध्वनि 90 से ऊपर जाने लगती है तो ये कानों के लिए खतरनाक साबित होगी। अगला है कि मारिया शारापोवा को आप किससे संबंधित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि मारिया शारापोवा का संबंध किस खेल से है। आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा। ये है टेनिस खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी है। चलिए भारत के एक टेनिस खिलाड़ी का नाम कमेंट करके बताइए। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें, और अगर आप रेलवे का टेस्ट देना चाहते हैं पूरा ग्रुप डी का कंप्लीट और एनटीपीसी का, तो आपको हमारे ऐप पे जाना होगा। वहां बिना किसी चार्ज के आप कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है। तो देखिए सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो यहाँ पे सबसे कम टाइम लेता है बुध, केवल 88 दिन। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक टाइम कौन लेता है, तो इसके हिसाब से सही उत्तर होगा प्लूटो, जो कि सबसे दूर है। अगला है कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया है। ये एक हॉलीवुड की मूवी है गांधी, जो कि हिट मूवी है, आप कह सकते हैं हिट मूवी है ये। तो इसमें आपको बताना है कि महात्मा गांधी का रोल किसने किया है। तो ये किया गया है बेन किंग्सले के द्वारा। बेन किंग्सले के द्वारा इसमें दिखाया गया कि गांधी जी कैसे दक्षिण अफ्रीका में थे, भारत में आने के बाद उनका क्या रोल रहा, वो क्या किए, तो ये सारा इसमें दिखाया गया है। अगला है कि कपिल वस्तु संबंधित है। इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जिससे कपिल वस्तु को आप जोड़ सकते हैं। देखिए कपिल वस्तु को भगवान बुद्ध से आप जोड़ सकते हैं। ये इनका यहीं पे जन्म हुआ था और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया। इसके अलावा भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई और भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया में हुई। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस कांड किस तिथि को हुआ। भोपाल गैस कांड के बारे में आपने सुना होगा, 1984 में हुआ था। ये तो लगभग सबको पता है, लेकिन एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाए तो ये था 3 दिसंबर 1984। अच्छा, यहाँ पे कौन सी गैस लीकेज हुई थी। MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रख सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं इसका टेस्ट देना तो इन क्वेश्चनों का भी आप टेस्ट दे सकते हैं, तो इसलिए आप ऐप को जरूर डाउनलोड करें। क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि मतलब कि उस व्यक्ति को 100 डिग्री का बुखार है, तो वहां पे जो डिग्री 100 की बात की जा रही है वो डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, वो फ़ारेनहाइट में है। क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति का तापमान 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब कि इतना है तो नॉर्मल है। अगर इससे 1-2 पॉइंट ऊपर गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा ऊपर गया तो मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मतलब कि 98.6 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए, तो ये होगा लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है कि पाक स्ट्रेट, यानी कि जिसको हम पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, ये कहाँ से सबसे नजदीक है इनमें से। आपको अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताना है। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हैं, मतलब कि ये वीडियो पहले की लाइव हो चुकी है, आप बाद में देख रहे हैं, तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। आपको बताना होगा कि 17 का कौन सा सही है। तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु इनमें से सबसे अधिक नजदीक है पाक जल डमरू मध्य के। अगला है 18वां कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है।
सार्क कई देशों का समूह है जो कि 2009 में बनाया गया। इसमें एक देश जो कि दक्षिण अफ्रीका है, इसको जोड़ा गया 2010 में, और इसमें पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है और भूटान भी है। यानी कि कौन नहीं है? तो थाईलैंड नहीं है। यानी कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा थाईलैंड, उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। अगला है कि नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू से पता चलता है कि कोई भी वस्तु अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक स्केल बना दें और इसका पीएच वैल्यू कोई स्केल होगी तो यहाँ पे जी मतलब 7 होगा नीचे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 14 होगा। इसके और इसके बीच में जो होगा वो अम्ल होगा, 7 और 14 के बीच में जो होगा वो क्षार होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये होता है लगभग 2.2। क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जब 2.2 है तो ये क्या होगा? अम्ल होगा, क्योंकि ये 0 और 7 के बीच में है। अगला और 20वां है कि निम्नलिखित में से किससे आप पूरी यूरी गागरिन को संबंधित करेंगे? यूरी गागरिन का संबंध किस क्षेत्र से है, ये आपको बताना है। तो ब्रह्मांड का सबसे पहला चक्कर लगाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था यूरी गागरिन, और ये अंतरिक्ष यात्रा से इनका संबंध है। अगला और 21वां क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा किस देवता की आकृति चित्रित थी? मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका जो मुद्रा था उस पे कौन से देवता का फोटो था? उस पे था शिव की, भगवान शिव की। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। 23वां है कि झुका हुआ मीनार कहां पर है इनमें से? तो झुका हुआ मीनार है इटली में, इटली में है झुका हुआ मीनार। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा के बारे में आपने जरूर सुना होगा। तो मोनालिसा एक पेंटिंग है, यानी कि एक चित्र है मोनालिसा। अगला है 25वां क्वेश्चन कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, 2 रंगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक होता है लाल, दूसरा होता है बैगनी। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है लाल का, सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का। चूंकि लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए खतरनाक यानी खतरा वाले जगहों पे इसको हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो इसका कलर है ये दूर तक दिखाई देता है। चलिए, हमने लगभग 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। सभी लोग इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और जो लोग लाइक कर दिए हैं इसे शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। 26वां है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? जैसे आप देखेंगे कि कई देशों में केवल कहीं कहीं केवल सरकारी कंपनियां हैं, कहीं कहीं सरकारी कंपनी केवल नाम मात्र की हैं, ज्यादा प्राइवेट मिलेगी। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि दोनों है, सरकारी कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी भी है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का यही मतलब होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र भी हो और निजी क्षेत्र भी हो। अगला है 27वां कि निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? कहने का मतलब ये है कि तुगलक वंश का, खिलजी वंश के बाद आप देखेंगे कि तुगलक वंश आता है दिल्ली सल्तनत में। मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ाया जाता है, पहले गुलाम वंश में, उसके बाद खिलजी, उसके बाद से तुगलक। तुगलक मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा टाइम तक ये रूल किए ये लोग। और अगर दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान की बात करें तो ये था गयासुद्दीन तुगलक। अगला है 28 नंबर की अजंता गुफाओं की मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? जो अजंता गुफाओं की मूर्तियां हैं किस चीज के बारे में है? तो ये है भगवान बुद्ध और उनके जीवन के बारे में। आगे बढ़े तो अगला है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी शासक था कहाँ का? तो ये था सातवाहन का। अगला और 30वां क्वेश्चन की द्वार समुद्र राजधानी है, राजधानी थी किसकी? द्वार समुद्र को किसने राजधानी बनाया? तो ये बनाया गया था होयसालों के द्वारा। होयसोल जो थे, होयसोल वंश था एक, तो उसके द्वारा द्वार समुद्र को राजधानी बनाया गया। अगला है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन से बीमारी होती है? ये क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया था, शुरू में ही आ चुका है। तो ये होता है रक्त क्षीणता, मतलब कि रक्त की कमी, मतलब कि हीमोग्लोबिन की कमी। 32वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बी और सी ये 2 विटामिन ऐसे हैं जो कि पानी में घुल जाएंगे, यानी कि अगर आप इनको ज्यादा मात्रा में सेवन कर लेंगे
तब भी आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर विटामिन ए या फिर विटामिन डी की अधिकता होती है तो ये आपके लिए नुकसान भी करता है, मतलब कि एक सीमा से ऊपर होगा तो नुकसान करेगा। और अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी ये पानी में घुल जाता है, इसलिए ये शरीर में इसकी जो मात्रा है हमेशा कभी मतलब अधिक नहीं होती है, भले कम हो जाए। अगला है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, जिसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। अगर इसको कोई सूंघ ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है हंसते हुए। तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। किसके समकालीन थे, मतलब किसके समय में थे? तो ये थे जहांगीर के समय में, और जहांगीर ने इनको फांसी भी दिलवाया था। राष्ट्रकूट वंश को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये थे तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को उखाड़ फेंका। अगला है कि बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बीबी का मकबरा एक कब्र है, आपको पता होगा, लेकिन किसका ये आपको बताना है। जैसे ताजमहल भी एक कब्र है, तो बीबी का मकबरा है हमीदा बानो बेगम का, ये अकबर की माँ है। और आप देखेंगे कि अगर ताजमहल की बात करें तो ये मुमताज महल का मकबरा है। अकबर के पिता का क्या नाम था, क्या आप बता पाएंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है कि किसके शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? कौन है, किसके शासनकाल में? तो इसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है, और ये एक तरह से क्रूर राजा भी था। तो इसी के शासनकाल में मराठा संभाजी को फांसी दी गई थी। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जड़ी कलम की उपाधि दी गई है? जड़ी कलम ये एक उपनाम आप कह सकते हैं। ये है मोहम्मद हुसैन। देखिए अभी तक हमने इतना क्वेश्चन कवर कर दिया, आपको खुद पता चलता होगा कि आपकी तैयारी कितनी है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। कुछ लोग तो ये सोच के कमेंट नहीं करते हैं कि मतलब कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा तो क्या होगा। आपको अगर आप उत्तर देंगे गलत होगा सही होगा तो उससे आपका ही कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और आप इसका टेस्ट तो जरूर दीजिए, इसलिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, वहां आपको टेस्ट मिल जाएगा। सबसे अधिक कठोर पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? इनमें से सबसे ज्यादा कठोर है हीरा। 41 नंबर है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? देखिए सेल दो तरह के होता है, एक शुष्क सेल, एक होता है बैटरी वाला जिसमें आपको तेजाब मिलेगा। तो ऐसे भी सेल होते हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही है सूखे सेल में। तो ये रासायनिक होता है इसमें, क्योंकि केमिकल ही भरा होता है, लेकिन वो एक पेस्ट के रूप में भरा होता है, यानी कि वो रासायनिक होगा। अगला है कि औरंगजेब के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया? तो इनका नाम था छत्रसाल। छत्रसाल। अगला है 43 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की ना पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमा का, हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है, ये आपको बताना है। तो यह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इतिहास में इस जगह का एक अच्छा अपना पहचान है। अगला है कि अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? क्योंकि जब गोवा की लड़ाई शुरू होती है तो अल्बुबर्क का नाम भी आता है। तो जो अल्बुबर्क था ये राजा जमैरिन से गोवा छीन लिया। अगला है 45 नंबर की नीला तोता क्या है? मतलब नीला तोता को अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या कहेंगे? ये कहेंगे कॉपर सल्फेट। मतलब कॉपर सल्फेट को एक आम भाषा में, आम नाम में नीला तोता बोलते हैं। 46 नंबर है कि लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है? उगता हुआ सूर्य। तो ये है जापान। जापान की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। आसान क्वेश्चन है, कोई उतना हार्ड नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन INA से संबंधित नहीं है? INA मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी एक सेना, तो उसी के बारे में पूछा गया है।
तो ये है शाह नवाब खां। शाह नवाब खां को छोड़ करके गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, जनरल मोहन सिंह जो कि पहले सेनापति भी थे, और आरसी दत्त, ये तीनों लोग आईएनए से संबंधित है, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा शाह नवाब खां। हाथी किस पार्क में प्रसिद्ध है? आपको बता दें ये केरल का है, तो केरल का है तो यानी कि पेरियार, और ये यहाँ के हाथी है। जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, तो यहाँ क्या प्रसिद्ध है? गेंडा। तो हर जगह अलग अलग है, तो पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? आसान क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगर आर्य समाज का पूछ ले तब तो आर्य समाज के होंगे दयानंद सरस्वती, लेकिन यहाँ ब्रह्म समाज का पूछा गया है। अगला कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, तो यह है जापान का और नाम है हिरोशिमा। हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने इन 50 क्वेश्चनों में से कितना सही किया। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।